नमस्कार। आज हम रस निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। रस निष्पत्ति का सारा भवन भरत के रस सूत्र पर अवस्थित है। इसका आशय लगाने के लिए कोई भी कल्पना की जा सकती है। जैसे एक दार्शनिक सिद्धांत है ब्रह्म सूत्र, और उस पर कई तरह की व्याख्याएं हो सकती है, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि कई प्रकार के सिद्धांत सामने आए। इसी प्रकार भरत के रस सूत्र पर भी कई तरह के वाद सामने आए। उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, यानी कई तरह के वाद भरत के रस सूत्र के बाद सामने आए। भरत ने अपना रस सूत्र इस प्रकार दिया: विभावानुभाव, व्याभिचारी संयोगात, रस निष्पत्ति। इस सूत्र में जो महत्वपूर्ण दो शब्द थे जिन पर बाद में चलकर विवाद हुआ, वो थे संयोग और निष्पत्ति। संयोग और निष्पत्ति के क्या अर्थ लिए जाए, आगे चलकर परवर्ती विद्वानों में पर्याप्त विवाद हुए। भरत ने इस सूत्र की जो व्याख्या की, जिस श्लोक से उन्होंने बात की, वो श्लोक इस प्रकार उन्होंने दिया। वो उन्होंने कहा: यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति भवति, यथा ही गुणादिभिर द्रव्ये व्यंजनेर औषधिभिश्च साड्वादेव रसा निर्वर्यन्ते, यथा नाना भावोपयागता अपि स्थायानो भावा रसत्व मापनुवत्वन्ति। इसका संस्कृत में जो बात की, इसका अर्थ इस प्रकार हुआ, आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों तथा औषधियों से साड़वा आदि रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रसत्व को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ तीन चीजें सामने आई हैं। क्या आई है कि रस की निष्पत्ति होती है। पहले पंक्ति में आया है भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, मतलब रस की निष्पत्ति होती है। दूसरी बात आई है रस बनते हैं, और तीसरी बात है रसत्व को प्राप्त होते हैं। ये तीन बातें भरत के सूत्र से निकल कर आई। इस प्रकार भरत के सूत्र में संयोग शब्द की व्याख्या हुई। भरत ने क्या कहा? भरत ने कहा कि अनेक सुसंस्कृत व्यंजनों का भोजन करते हुए सुंदर मन वाले पुरुष मधुर आदि रसों का आस्वादन कर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार अनेक संचारी भावों से अभिव्यक्त वाणी, शरीरा अवयव तथा सत्व आदि से संयुक्त स्थायी भाव आदि का आस्वादन करते हैं तथा हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं। ये उन्होंने संयोग की व्याख्या कर दी। ये जो उपर्युक्त जितने भी उदाहरण हमारे सामने आए, उनसे स्पष्ट हुआ कि संयोग का अर्थ हुआ विभाव आदि से स्थायी भावों के साथ संसर्ग या सम्यक योग। ये भरत के संयोग शब्द का अर्थ हुआ। पूरे सूत्र को अगर हम संबंधित करें तो पूरे सूत्र की व्याख्या ये हुई कि विभाव आदि का स्थायी भावों के साथ संयोग होने से रस की सिद्धि, या संयोग का अर्थ संसर्ग और निष्पत्ति का अर्थ हुआ नवीन स्वरूप को प्राप्त करना। ये भरत के सूत्र की व्याख्या। संयोग और निष्पत्ति को लेकर आगे चलकर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी, और वो जो व्याख्याएं हैं उनको ही हम कहेंगे कि रस निष्पत्ति के बातें कही गई कि रस निष्पत्ति पर जो क्या मान्यताएं आई।
ये जो रस निष्पत्ति पर जो बातें आई उन्हीं को हम आगे चलकर साधारणीकरण भी कहते हैं, सूत्र कहते हैं, रस निष्पत्ति की व्याख्याएं भी कहते हैं। उन व्याख्याओं में सबसे पहले जो आचार्य हुए वो हुए भट्ट लोलट, और उनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद भी कहते हैं, आरोपवाद भी कहते हैं। भट्ट लोलट को समझते हैं। भट्ट लोलट जो है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं, मीमांसावादी हैं, दार्शनिक मत उनका मीमांसावाद है। उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। उनका जो मत है वो आगे चलकर अभिनव गुप्त के ग्रंथों में मिलता है। अभिनव गुप्त के जो ग्रंथ है वो है अभिनव भारती और ध्वन्यालोचन, और आगे एक ग्रंथ और भी है मम्मट का काव्य प्रकाश। इन 3 ग्रंथों में भट्ट लोलट का मत व्यक्त होता है। लोलट जो है वो क्या कहते हैं कि स्थायी जो भाव है वो विभाव आदि से परिपुष्ट होकर ही रसत्व को प्राप्त होता है। ये भट्ट लोलट का सिद्धांत हुआ। उन्होंने कहा कि यदि स्थायी का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वह उपचित होकर ही रस में परिणत हो जाता है। स्थायी जो है वो विभाव और अनुभाव उनसे संयोग करके उपचित होकर के परिणत हो जाता है। स्थायी का विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाना ही रस निष्पत्ति है। परिणत हो जाना। अस्थायी का मूल रूप में अनुकार्य ऐतिहासिक पात्रों राम आदि में निहित रहता है, अतः उसी को रस निष्पत्ति हो सकती है। यानी रस निष्पत्ति किसको होगी, रस किसमें रहेगा, तो अनुकार्य में रहेगा, मूल पात्र में रहेगा, ऐतिहासिक पात्र में ही रस मिलेगा। अनुकर्ता में उसकी गौण रूप में स्थिति रहेगी। अनुकर्ता मतलब नट है, यानी उसका अभिनय करता है, उसमें गौण रूप से रस की स्थिति रहेगी। सामाजिक यानी जो दर्शक है, सहृदय है, वो अनुकर्ता के अभिनय कौशल के कारण उसमें अनुकार्य, उसे अनुकार्य मानकर, सामाजिक जो है अनुकर्ता के अभिनय कौशल को के कारण उसको अनुकार्य मानकर रस निष्पत्ति का अनुमान कर लेता है। सामाजिक में रस निष्पत्ति नहीं होती, मतलब मूल पात्र में पूरी होगी मुख्य रूप से, नट में गौण रूप से होगी, और सामाजिक में आते आते बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को मम्मट ने ये स्पष्ट किया कि अनुकर्ता या जो नट है उस पर अनुकार्य का आरोप कर उसमें अभिनय कौशल के कारण रस की स्थिति स्वीकार कर सामाजिक आनंद का अनुभव करता है। ये आरोप के कारण होता है, इसलिए उसको बाद में आरोपवाद भी कहा गया। विभाव आदि जो है वो रस के उत्पादक कारण है और अनुभाव रस की प्रतीति कराते हैं। उनका रस के साथ अनुमाप्य उत्पादक अनुमापक संबंध होता है, और विभाव आदि के साथ जो है उत्पाद्य उत्पादक संबंध होता है। संचारी भाव रस को परिपुष्ट करते हैं, इसलिए उनके साथ पोष्य पोषक संबंध होता है। इस प्रकार सभी संबंध जो है वो इस प्रकार हुए। भट्ट लोलट ने संयोग के 3 अर्थ बताए। उत्पाद्य उत्पादक संबंध ये हुआ विभाव का, अनुमाप्य अनुमापक संबंध ये हुआ अनुभाव का, और पोष्य पोषक संबंध ये हुआ संचारी भाव का। और निष्पत्ति के भी उनके 3 अर्थ बताए। उत्पत्ति ये हुआ मुख्य अर्थ, और प्रतीति और पुष्टि ये 2 और अर्थ हुए। इस प्रकार उनका सिद्धांत हुआ उत्पत्तिवाद, ये मुख्य अर्थ हुआ, और कुछ ने उसको कह दिया आरोपवाद में। ये भट्ट लोलट का सिद्धांत हुआ। भट्ट लोलट के द्वारा भरत के सूत्र की व्याख्या इस प्रकार हुई। ये दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि स्थायी भाव विभावों द्वारा उत्पाद्य उत्पादक संबंध से
उत्पन्न होकर अनुभवों द्वारा अनुमाप्य संबंध द्वारा प्रतीति योग्य बनकर संचारी भावों द्वारा पोष्य पोषक संबंध से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। ये जो भट्ट लोलट ने बताया, ये सिद्धांत भरत के सिद्धांत से, भरत के मत से बिल्कुल नज़दीक है। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि रस को मुख्य रूप से आपने अनुकार्य में मान लिया और गौण रूप से आपने अनुकर्ता में मान लिया, सामाजिक में आपने माना नहीं, ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने रस को राम आदि में मान लिया, यानी अनुकार्य में मान लिया, तो वो तो इस लोक में है ही नहीं, और उनको अनुकर्ता यानी नट ने, अभिनयकर्ता ने देखा ही नहीं, तो उसका अभिनय कैसे हो सकता है। और एक और बात कि भावों का अनुकरण कैसे हो सकता है, भावों का अनुकरण कैसे संभव है। इसके अलावा और भी आलोचनाएं की जा सकती है कि रस ऐतिहासिक जो पात्र है राम आदि, उनमें जो है, उनमें है तो काव्यानुभूति और लौकिक अनुभूति में अंतर जो होगा उसको कैसे स्पष्ट करोगे, उनके रस में कैसे अंतर आप स्पष्ट करोगे। काव्यानुभूति तो सुखात्मक और दुखात्मक कैसे हो सकेगी, इस बात पर भी प्रकाश नहीं डाला गया। रस को विभाव का कार्य मानना भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कुछ आलोचनाएं इसकी हुई। इसके बाद और अगले आचार्य आए जिन्होंने भरत के सूत्र की व्याख्या की। उनकी व्याख्याएं हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही। ये रस निष्पत्ति चैप्टर 1 है। इसी के साथ नमस्कार।